क्या तुमने कभी सोचा है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इतनी मशहूर क्यों है? क्यों 30 मिलियन से अधिक लोगों ने इसे पढ़ा है? क्यों 70 से अधिक भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया है? आखिर क्या कारण है कि बाइबल के बाद यह सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन चुकी है? क्यों इसे संसार भर के स्कूल्स और कॉलेज में अब तक पढ़ाया जाता रहा है? आखिर क्यों? क्योंकि यह डायरी हिटलर के द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का एक सबूत है। यह सबूत है मानवता को शर्मसार कर देने वाले हिटलर के कुकृत्यों का। यह सबूत है हिटलर के द्वारा किए गए 60 लाख यहूदियों के नरसंहार का। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विजय उपस्थित हूँ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के साथ। यह एनी फ्रैंक एक 12 साल की छोटी बच्ची की कहानी है जिसने दुनिया भर की लोगों की आंखों को नम कर दिया। उसने महज 15 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, जो हिटलर के द्वारा मारे गए 60 लाख यहूदियों में से एक थी। इस कहानी को समझने के लिए झांकना होगा अतीत के आईने में और खोलना होगा इतिहास का वह काला पन्ना जब सन 1933 में हिटलर पहली बार सत्ता में आया। उसने यहूदियों को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। यह कहानी शुरू होती है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से। ओटो फ्रैंक, जो कि एक यहूदी था, वह जैम बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक था। उसके पास एक समृद्ध परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एडिथ फ्रैंक और उसकी 2 बेटियां मार्गोट और एनालिस मैरी फ्रैंक थी। जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया तो ओटो फ्रैंक ने जर्मनी को छोड़ दिया और नेदरलैंड के एम्स्टर्डम में अपना बसेरा बना लिया। हिटलर की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 तक ब्रिटेन को छोड़कर लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था और नेदरलैंड भी अब उसके कब्जे में है। यहाँ यहूदियों को दिन प्रतिदिन ट्रकों में भर भर कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी यातना शिविरों में ले जाया जाता है, जहाँ उनसे काम कराया जाता है लेकिन उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता। उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है। जहरीली गैसों के प्रभाव से ये तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। नेदरलैंड के एम्स्टर्डम की एक बिल्डिंग में यह फ्रैंक फैमिली छिपी हुई है। इस बिल्डिंग में एक सीक्रेट दरवाज़ा है जो बाहर से एक बॉक्सेल्फ की तरह दिखाई देता है। इस बिल्डिंग के निचले हिस्से में कुछ अच्छे लोग ओटो फ्रैंक के साथ मसाले बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ओटो फ्रैंक एक यहूदी है। कुछ दिनों के बाद यहाँ एक और वॉन पेल्स फैमिली इस बिल्डिंग में रहने के लिए आती है, जिसमें हरमन वॉन पेल्स, उसकी पत्नी ऑगस्टे वॉन पेल्स और उनका एक बेटा पीटर वॉन पेल्स है। 8वें किरदार के रूप में फ्रिट्ज पैफर आता है, जो कि एक यहूदी डेंटिस्ट है। इन सब यहूदियों को सामान लाने में और खाने इत्यादि की व्यवस्था करने में एक डच फैमिली मदद करती है, जो कि है जैन गीज और उसकी पत्नी मेब गीज। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बर्बाद हो चुका था और इसका जिम्मेदार हिटलर ने यहूदियों को ठहराया और इसीलिए यहाँ ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों को मारा जा रहा था। एन फ्रैंक, जो बहुत बातूनी, उसे खेलने, बातें करने, शरारतें करने और हंसने हंसाने का बहुत शौक है, लेकिन यहाँ वह चुपचाप और गुमसुम बैठी रहती है। अब सब कुछ बदल चुका है क्योंकि यहाँ दिन के वक्त आवाज़ करना मना है। ओटो फ्रैंक सभी मेंबर्स को समझाते हैं कि यहाँ पर वर्कर्स 8:30 बजे आते हैं और शाम के 5 बजे तक रहते हैं और इस बीच में यहाँ पर कोई शोर नहीं करेगा। यहाँ तक कि उस दौरान हम हल्की आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते हैं। सभी को अपने जूते उतारने होंगे। कोई भी फर्श पर नहीं चलेगा क्योंकि कभी भी किसी को शक हो सकता है। जो भी कार्य करना होगा वो रात के वक्त करना होगा और सबको शांत रहना होगा, क्योंकि हिटलर की सेना को जरा भी भनक लगी तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। जब तक हिटलर पावर में रहेगा उन्हें इसी तरह जीना होगा। आज 12 जून 1942 को एनी का 13वां बर्थडे है और एनी के पिता उसे ढेर सारे उपहार देते हैं। इन सभी उपहारों में एक बहुत सुंदर उपहार है जो कि एक डायरी है। हालांकि 13 साल की बच्ची के लिए यह एक तरह का अजीब उपहार है, फिर भी एनी इसे बहुत पसंद करती है क्योंकि उसे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है
वह अपने दिल में दफन सभी बातों को अपनी डायरी किटी में उतार देना चाहती है, क्योंकि वह कहती है कि कागज़ में लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। एनी ने अपनी डायरी को अपने अकेलेपन का साथी बना लिया था। एनी ने अपनी डायरी में इस घर को सीक्रेट एनेक्स का नाम दिया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है, न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मैं ना स्वयं तथा ना ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की। कागज़ में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। 1 अगस्त 1944 को डायरी में एना की आखिरी एंट्री थी। वह स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी और पिंजरे में कैद पंछी की तरह जीना नहीं चाहती थी। वह खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। वह एक राइटर या जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। धीरे धीरे ये लोग इस सीक्रेट एनेक्स में अपना समय गुजार रहे होते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि इस मसाले की फैक्ट्री के ऊपर यहूदी छिपे हुए हैं। आज इन्हें कई महीने बीत चुके हैं और आज जो डच लोग हैं वो इनके लिए किताब के अंदर एक रेडियो छिपा कर लाते हैं। ये सभी लोग बाहर का माहौल जानना चाहते थे कि बाहर क्या चल रहा है और इन्हें उम्मीद है कि बीबीसी एक दिन वो खबर अवश्य सुनाएगा जिसमें कहा जाएगा कि नीदरलैंड अब हिटलर के कब्जे से मुक्त है। जब भी ये लोग ये खबर सुनते हैं कि आज इतने यहूदी पकड़े गए और इतने यहूदी मारे गए तो एक जाना पहचाना डर इनकी रूह में प्रवेश कर जाता है। एक दिन एना एक सपना देखती है और उसमें वह देखती है कि उसकी एक स्कूल की फ्रेंड को हिटलर की सेना के द्वारा बंदी बना लिया गया है और वह उससे सहायता मांग रही है। यह सब देखकर एना बहुत डर जाती है। वह पीटर और एना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि इन सब के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। आज 1944 को इन्हें इस घर के अंदर 2 साल पूरे हो चुके हैं और तब से इन सभी ने खुले आसमान को नहीं देखा। ये सभी खुले में सांस लेना चाहते हैं। आखिरकार 6 जून 1944 को बीबीसी पर वह खबर प्रसारित होती है जिसका इन सबको बेसब्री से इंतजार था। उस खबर में बताया जाता है कि अलाइज पावर देशों की सेना यहां तक पहुंच चुकी है जो एक्सिस पावर की फौजों से लड़ रही हैं और जल्द ही नीदरलैंड हिटलर के कब्जे से मुक्त होगा। यह खबर सुनकर ये सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध जिन देशों की सेनाओं के बीच हुआ वे 2 भागों में बटे हुए थे। पहली अलाइज पावर जिसके अंतर्गत यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, यूएसएसआर, चाइना, ग्रीस थे तथा दूसरा एक्सिस पावर जिसके अंतर्गत हिटलर का जर्मनी, इटली और जापान था। यह खबर सुनने के बाद ये सभी लोग खुशी और उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन 4 जुलाई 1944 को इनकी खुशी दुख में बदल जाती है। मसाले की फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की पत्नी को इन पर संदेह होता है और वह जर्मन्स को बता देती है कि यहाँ कुछ यहूदी लोग छिपे हुए हैं और अगले कुछ पलों के बाद जर्मन ऑफिसर्स यहाँ पहुँच जाते हैं और ये सभी लोग पकड़े जाते हैं। जर्मन अधिकारी इनको इनका सामान बांधने के लिए 5 मिनट का समय देता है और उस दौरान उस अधिकारी की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जो कि ऑटो फ्रैंक का है। वह अधिकारी फ्रैंक से पूछता है इसमें क्या है। ऑटो फ्रैंक उसे बताते हैं कि यह बॉक्स उसे तब दिया गया था जब वह जर्मनी की सेना में लेफ्टिनेंट था और जब अधिकारी को यह बात पता चलती है तो वह उनके साथ क्रूरता भरा व्यवहार नहीं करता। वह उन्हें सामान बांधने के लिए पर्याप्त समय देता है, लेकिन वह उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकता क्योंकि यहूदियों को बंदी बनाने के लिए हिटलर के सख्त आदेश थे। जर्मन सैनिकों के द्वारा इनका सारा सामान बिखेर दिया जाता है और सामान के साथ बिखेर दी जाती है ना कि वह डायरी जिसमें अतीत की यादों तथा भविष्य के सपनों को लिखा गया था।
अगले ही क्षण इन्हें वेस्टरवॉर ट्रांजिट कैंप भेज दिया जाता है। हालांकि इन्हें कैदी बना लिया गया है और इनसे बहुत काम कराया जाता है, फिर भी ये लोग खुश हैं क्योंकि इन सभी को अलग नहीं किया गया है। लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, क्योंकि कुछ दिन बाद इन सभी को पोलैंड के ऑस्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है, जहां मेल्स तथा फीमेल्स को अलग कर दिया जाता है और यहां इनके बालों को बेरहमी से काट दिया जाता है। उन्हें कैदियों की ड्रेस पहनाई जाती है। यहाँ पर उनसे बहुत कार्य कराया जाता है, लेकिन इन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता। कुछ दिन बाद इनकी हालत बदतर हो जाती है, क्योंकि मार्गोट और एना को दूसरे कैंप बैरगन बेल्सन भेज दिया जाता है। और जब यह बात उनकी माँ एडिथ फ्रैंक को पता चलती है तो वह दुख से टूट जाती है, क्योंकि वह जानती है कि वह अपनी बेटियों से अब कभी नहीं मिल पाएगी। और कुछ दिन बाद यहाँ एडिथ की मौत हो जाती है। उधर बैरगन बेल्सन कैंप में मार्गोट और एना काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कीचड़ और गंदगी होती है। इसलिए यहाँ एक टाइफस नामक बीमारी फैल जाती है और इस कैंप में इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। हर सुबह अनेक यहूदियों के मृत शरीरों को इस कैंप से हटाया जाता था। एक दिन एना को इसी कैंप में पीटर की माँ ऑगस्टे वॉन पेल्स मिलती है, जो उन्हें बताती है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन एना मार्गोट को झूठा आश्वासन देती है और कहती है कि वह झूठ बोल रही है। हालांकि एना जानती है कि वह सच बोल रही है। अब मार्गोट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इन्हें कई दिन से खाने के लिए नहीं मिला है। एक दिन एना जब कैंप की दीवार के पास होती है तो वह दूसरी तरफ उससे उसकी स्कूल की फ्रेंड हना गुजलर दिखाई देती है, जिसे उसने एक रात सपने में देखा था। हना एना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, तुम्हें तो स्विट्ज़रलैंड में होना चाहिए था। एना उसे बताती है यह तो उसके पिता ने एक झूठी खबर फैलाई थी कि वे स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, ताकि हिटलर की आर्मी द्वारा उनकी तलाश न की जाए। एना हना से खाना मांगती है, क्योंकि दीवार की दूसरी ओर कैंप में इन्हें खाना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हना उसे ब्रेड देती है, एक व्यक्ति एना से उसे छीन कर भाग जाता है, क्योंकि यहाँ सभी भूखे होते हैं और मौत की तारीखों को टाल रहे होते हैं। एना उसे और ब्रेड मांगती है, लेकिन हना उसे कहती है कि हमें भी एक टाइम ब्रेड मिलती है, इसलिए कल पक्का वह उसे ब्रेड देगी। और अगले दिन एना को ब्रेड मिल जाती है। उसे लेकर वह मार्गोट के पास पहुंचती है, लेकिन मार्गोट शायद अब जिंदा नहीं रही। एना निराश आंखों से आसमान की तरफ देखती है, मानो कि वह ईश्वर से उसके अन्याय के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। बताया जाता है कि मार्गोट की मौत के 2 दिन बाद एना की भी मौत हो गई थी, क्योंकि हना ने बताया कि वह अगले दिन ब्रेड लेने नहीं आई। उसने उसका कई दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आई। एना और मार्गोट की मार्च 1944 के अंत में मौत हो जाती है, जबकि एडिथ फ्रैंक जनवरी 1945 में ऑस्विट्ज़ कैंप में मारी जाती है। फ्रिट्ज फ्रैफर दिसंबर 1945 नाइनगावी कैंप में, हर्मन वॉन पेल्स नवंबर 1945 ऑस्विट्ज़ कैंप में, ऑगस्टे वॉन पेल्स थ्रीजियनस्टाdt कैंप अप्रैल 1945 में और पीटर वॉन पेल्स की 5 मई 1945 में दर्दनाक मौत हो जाती है। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि एना और मार्गोट की मौत के 2 सप्ताह बाद 15 अप्रैल 1945 को बैरगन बेल्सन और 8 मई 1945 को पीटर की मौत के मात्र 3 दिन बाद ऑस्विट्ज़ कैंप हिटलर के कब्जे से मुक्त हो चुका था। इन सभी लोगों में से ओटो फ्रैंक और हना गुजलर ही जीवित लौटते हैं। ओटो फ्रैंक को बाहर आकर पता चलता है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा।
तो वे दुख से टूट जाते हैं और उस घर पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ 2 साल 15 दिन बिताए थे। मीप की जो उनकी उस समय सहायता किया करती थी, उन्हें एना की डायरी देती है। दरअसल जब जर्मन सैनिक उन सब को ले जा रहे थे, तब एना की डायरी वहां रह जाती है। जब वे उसे पढ़ते हैं तो उनकी आंखें दुख से भर जाती हैं, क्योंकि उसमें उन्हें पता चलता है कि एना एक लेखक बनना चाहती थी। वे उस डायरी को पब्लिश कराना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसे छापने के लिए तैयार नहीं है। ओटो फ्रैंक पूरी कोशिश करते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, लेकिन कोई इस डायरी को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 2 साल के लंबे प्रयास के बाद 25 जून 1947 को इस डायरी को छापा जाता है और यह डायरी दुनिया भर के लोगों के दिलों पर छा जाती है। अब तक इसकी 30 मिलियन से अधिक कॉपीज़ बेची जा चुकी हैं और इसे 70 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। आज इस कहानी पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सीरियल्स बनाए जा चुके हैं। भारत के स्कूल्स में भी इस डायरी के कुछ पन्ने पढ़ाए जाते रहे हैं। आखिरकार ओटो फ्रैंक ने अपनी बेटी के लेखक बनने का सपना साकार कर ही दिया। एनी सबसे कम उम्र की लेखिका है। डायरी पब्लिश होने के बाद जब मीप गीज ने इसे पढ़ा तो वह उसे पढ़कर चकित रह गई। अगर उसने इस डायरी को उठाते समय पढ़ लिया होता तो शायद वह इसे जला चुकी होती, क्योंकि इसके अंदर एना के द्वारा मीप गीज का जिक्र किया गया था, जिसके लिए जर्मन अधिकारियों द्वारा उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। 19 अगस्त 1980 को फेफड़े के कैंसर के कारण ओटो फ्रैंक भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हाना 1947 में जेरूसलम चली गई। आज उनके 3 बच्चे और 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। आज सीक्रेट एनेक्स को एक म्यूजियम बना दिया गया है और दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए आते हैं।